नमस्कार, यूपी विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इंडिया न्यूज की असदुद्दीन ओवैसी से खास बातचीत हुई। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का बड़ा बयान इस दौरान सामने आया। उन्होंने कहा कि 100 सीटों से ज्यादा पर वो चुनाव लड़ेंगे। एसपी के साथ गठबंधन तय करें अखिलेश यादव, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इंडिया न्यूज की असदुद्दीन ओवैसी से खास बातचीत हुई। इस दौरान एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 100 सीटों से भी ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब ये अखिलेश यादव पर है कि वो गठबंधन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। एसपी के साथ तय करे गठबंधन, ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी से खास बातचीत इंडिया न्यूज की हुई। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में 100 से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव तय करें कि उनकी मंशा क्या है, रणनीति क्या है। इस बड़े बयान को उन्होंने दिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की। इस दौरान कई पहलुओं पर उन्होंने चुनावों को लेकर टिप्पणी की। तो बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अखिलेश यादव तय करें कि एसपी को किसके साथ गठबंधन करना है। बातचीत करने के लिए वैसे साहब उत्तर प्रदेश इलेक्शंस पर सबकी नजर है, आप भी हैं। आपका जो पहला स्टेप था, आपने रैलीज करी, लोग आए, लेकिन आपने अलायंस राजभर जी के साथ किया, वो वापस बीजेपी की तरफ चले गए। पहला बैकफुट आपको ओम प्रकाश राजभर साहब के भारतीय संकल्प मोर्चा का हम हिस्सा है। उनका जो बयान आया उस पर हमको ऑब्जेक्शन है कि उन्होंने एमआईएम ताल्लुक से बात कही। ये बिल्कुल सच्चाई और रियलिटी है कि समंदर के जब दो किनारे एक नहीं हो सकते तो एमआईएम बीजेपी कहाँ, ख्वाब में भी नहीं सोचना चाहिए। हमारी राजभर साहब से बात होगी, पर्सनली बात नहीं हुई है। जब होंगी तो हम इनको ये बात मालूम है, क्योंकि उन्होंने अपने स्टेटमेंट के बाद ये भी कहा है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। मगर हम पर्सनली जब तक उनसे बात नहीं करेंगे हम ये नहीं बता पाएंगे आपके सवाल का जवाब देने। मगर जहाँ तक ये सच्चाई है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश सत्ता से हटाना है, इसीलिए हम संकल्प मोर्चा का राजभर साहब के साथ। ठीक, आपने भी कहा कि इस बार योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, काफी वायरल हुआ वो। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई लोग ये तय करें कि उनको बीजेपी से लड़ना है या मुझसे लड़ना है। अखिलेश यादव साहब ये बता दें कि जिला परिषद चुनाव में चेयरमैन के लिए बीजेपी ने कैंडिडेट उनके रिश्तेदार के खिलाफ क्यों नहीं खड़ा किया। अखिलेश यादव ये बता दें कि उन्हीं की एक रिश्ते की बहन बीजेपी ज्वाइन हो जाती है। अखिलेश यादव ये भी बता दें कि उन्होंने 5 साल पहले असेंबली का चुनाव क्यों हारे, 19 का चुनाव क्यों हारे, और फिर इतने बड़े लीडर हैं क्यों हारे। अखिलेश यादव को जिस अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू शुड रीड द राइटिंग ऑन द वॉल। और अगर वो होश के नाखून लेंगे तो उनको सही मानों में अच्छा फैसला दे सकते हैं। इस तरह से कहेंगे भाई आप तो हार गए ना, आप ही की वजह से बीजेपी सत्ता में है। आपने 5 साल पहले असेंबली का चुनाव हारा, 19 में आपने पार्लियामेंट का चुनाव हारा, आपके परिवार के 2 लोग हार गए, आपने 12 या 15 जिला परिषद के चेयरमैन की सीट आपने नहीं खड़ा की। तो क्या बात कर। अखिलेश ने कहा कि मैं छोटी पार्टी से अलायंस करने को तैयार। क्या वो रास्ता आप लोग का खुला है या आपको लोग को लगता है कि नहीं हो सकता? बीजेपी को हराने के लिए एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। अभी इनको सोचना है, ये इन पार्टीज को और करना है, फिक्र लेना है और फैसला लेना है। वैसे अब एक आखिरी सवाल, बार बार लोग ये कहते हैं कि अब बीजेपी को इससे फायदा होगा, जितना आप कैंपेन करेंगे उतना बीजेपी को फायदा होगा। मैं उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट के चुनाव मेरा कैंडिडेट था, कैसे हार गए समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कितने कैंडिडेट्स, मेरी वजह से। मैं लोकसभा के चुनाव में सिर्फ 3 लोकसभा की सीट पर इलेक्शन लड़ा। हैदराबाद बीजेपी को हराया, हैदराबाद की जनता का शुक्रिया। औरंगाबाद में हमने 21 साल के शिवसेना कैंडिडेट को हराया, औरंगाबाद की आवाम को सलाम। किशनगंज में अख्तरुल ईमान ने 3 लाख वोट हासिल किए, 325 जेडीयू और 350 कांग्रेस के, और सीमांचल जनता को सलाम। अगर ये 3 जगह हम लड़े, 2 पे जीते, 1 पर कांग्रेस जीती, तो कैसा इल्जाम है? तो झूठा इल्जाम है। इसमें सर एक आखिरी सवाल आपसे, लोग कहते हैं कि जो बिहार में नीतीश और मोदी साहब की सरकार बनी है, और सीमांचल जनता को सलाम, अगर ये 3 जगह हम लड़े, 2 पे जीते, 1 पर कांग्रेस जीती, तो कैसा इल्जाम है? तो झूठा इल्जाम है। इसमें सर एक आखिरी सवाल आपसे, लोग कहते हैं कि जो बिहार में नीतीश और मोदी साहब की सरकार बनी है, वो जो अलायंस आपका था, जो वोट आपने लिए 5 विधायक, सुनिए,
ये बात आपको आरजेडी के जो एमपीज हैं राज्यसभा के, उनसे पूछिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने उनसे आकर पूछा नहीं कि अलायंस आप क्यों नहीं करना चाह रहे। ये बात उन लोगों से पूछिए जो अख्तर उल ईमान ने किशनगंज से एक नहीं दो मरतबा पटना गए, जाकर उन्होंने कहा कि हम अलायंस के लिए तैयार हैं। आप अलायंस के लिए तैयार नहीं थे तो हमने कुशवाहा साहब, बीएसपी उनके साथ प्रपोज नहीं थे, उसमें अलायंस किया और हमने 5 सीट पर कामयाबी हासिल की। लड़ाई कितनी सीटों पर हमने 20 सीट लड़े ना, 5 पे जीते और 9 सीट पर तो ये आपका गठबंधन कामयाब हुआ और हमारे कैंडिडेट का तो उतना वोट भी नहीं था कि वो उनको हरा सके। 6 सीट पर एनडीए जीता, तो किस बात का रोना है? टारगेट यूपी चलिए अब आप अलायंस क्यों नहीं करते? आप किसके साथ ओपन अलायंस करने के लिए? सपा के साथ, कांग्रेस के साथ, बसपा के साथ? बिहार के बाद कांग्रेस में तो राहुल गांधी अमेठी हार गए, वो कहाँ है भाई? बहुजन समाज पार्टी। अब अरे ये तो इनको तय करना है ना। आप ओपन अलायंस के लिए? हम तो तैयार हैं, अब इनको तय करना है। नहीं तय करेंगे हम जनता के पास जाएंगे, हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कितनी सीटों पर उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ेंगे? हमारे प्रेसिडेंट शौकत साहब ने कहा है कि हम 100 सीट की इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल में अब तक हमने 50 से 55 डिस्ट्रिक्ट पर हमारा संगठन बड़ी अच्छी तरह से मजबूत हुआ है। अभी हम आप देखेंगे इलेक्शन। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राकेश टंडन, इंडिया न्यूज। इस बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। 2022 को फतह करने की कवायद तेज हो चुकी है। प्रदेश के महामंत्री सुनील बंसल गोरखपुर पहुंचे हैं। क्षेत्रीय पदाधिकारियों में सुनील बंसल ने जोश भी भरा। बूथ को मजबूत करने का बंसल ने गुरु मंत्र भी दिया। तो एक्सक्लूसिव बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मिशन 2022 को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। 2022 की फतह करने की कवायद शुरू हो चुकी है। प्रदेश के महामंत्री सुनील बंसल इस दौरान गोरखपुर इसी सिलसिले में पहुंचे। क्षेत्रीय पदाधिकारियों में सुनील बंसल ने जोश भी भरा, साथ ही उन्होंने बूथ को मजबूत करने का गुरु मंत्र भी दिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बूथ को मजबूत करने का मंत्र वो देते हुए नजर आए। लगातार 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं। मिशन 2022 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी भी जुट गई है और इसे फतह करने की कवायद और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। प्रदेश के महामंत्री सुनील बंसल इसी सिलसिले में गोरखपुर पहुंचे और यहां पर पहुंचकर उन्होंने क्षेत्रीय पदाधिकारियों में जोश भरा और उनको गुरु मंत्र भी देते हुए वो नजर आए। बूथ को मजबूत करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जमीन से जुड़े हुए ये पूरे चुनाव है। जब तक जमीन मजबूत नहीं होगी, उस पर जीत की बात में पदाधिकारियों में जोश भरने का काम कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से वो डीमोरलाइज ना हो, उनका मोरल डाउन ना हो और आने वाले विधानसभा चुनावों में फतेह की इबारत को वो लिखें। तो मिशन 2022 को फतह करने की कवायद में बीजेपी ने कमर कस ली है और इसको लेकर प्रदेश के महामंत्री सुनील बंसल गोरखपुर पहुंचे और 3 चरणों में पहले क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ, फिर जिला अध्यक्षों के साथ और उसके बाद बीजेपी मोर्चे के साथ बैठक कर उनमें जोश भरने का काम किया गया। खासकर इस बैठक में पूरी तरीके से बूथ लेवल पर बूथ को मजबूत करने का बंसल ने गुरु मंत्र भी दिया। बूथ को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग स्तर पर उनसे बातचीत भी की। इंडिया न्यूज ने क्षेत्रीय प्रभारी अनूप गुप्ता से इस सिलसिले में खास बातचीत की। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे, कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ते हुए सबसे पहले तो वो बंसल नजर आए। इसके अलावा उन्होंने 2022 का जीत का मंत्र भी उन्होंने दिया क्योंकि इस बात को बीजेपी बखूबी समझ चुकी है कि बूथ मजबूत होगा तभी 22 की जो जंग है उसे जीता जा सकता है। तो बीजेपी का मिशन 2022 का एजेंडा की तस्वीर यहां से साफ होती हुई बूथ को मजबूत करने के लिए यहां पर गुरु मंत्र देते हुए वो नजर आए। इन सबके बीच 2022 को फतह करने की कवायद को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदेश के महामंत्री सुनील बंसल गोरखपुर जब पहुंचे तो उन्होंने यहां पर जीत का मंत्र दिया, साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। 2022 के चुनाव की जो जंग है वो जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे और ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं जिससे कि नैया जीत की पार लगाई जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से भरोसा है कि एक बार फिर से
वो सत्ता की चाबी को हासिल करेंगे। प्रदेश में एक बार फिर से उनका राज होगा और इसको लेकर कवायद अब शुरू भी हो चुकी है। गोरखपुर से हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, किस तरीके की तस्वीर वहां पर देखने को मिली? सुनील बंसल जब वहां पर पहुंचे, क्योंकि कार्यकर्ताओं में न सिर्फ उन्होंने जोश भरा बल्कि बूथ लेवल पर पदाधिकारियों को भी गुरु मंत्र उन्होंने दिया। बिल्कुल रंजना, आपने सही कहा, क्योंकि बूथ लेवल को मजबूत करना बहुत अहम है। क्योंकि सबसे बड़ा अगर देखा जाए कि जो राजनीति के चाणक्य की अगर भूमिका जो निभाते हैं वो ग्राउंड जीरो से शुरू करते हैं और बूथ लेवल ग्राउंड जीरो माना जाता है चुनाव का। तो कहीं ना कहीं आज जो सुनील बंसल गोरखपुर पहुंचे थे, तकरीबन 11:30 बजे के आसपास वो पहुंचे और सीधे पार्टी कार्यालय पहुंचे और पार्टी कार्यालय पे पहुंचने के बाद वहाँ के लोगों, कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलने के बाद सीधे जो है आर्य नगर के अग्रवाल भवन पे पहुंचे थे, जहाँ पे 3 चक्र में पूरे तरीके से ये जो है बैठक का दौर चला है। पहले चक्र में जो है क्षेत्रीय पदाधिकारी थे, जो कि गोरखपुर बस्ती मंडल और आजमगढ़ मंडल यानी 3 मंडलों के जो पदाधिकारी थे, जो है क्षेत्रीय पदाधिकारी थे। उसके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक वो बैठक चली है। उसके बाद से फिर जिलाध्यक्षों की बैठक चली है और उसके बाद फिर जो है बीजेपी के मोर्चा के कार्यकर्ताओं और नेताओं की जो है बैठक चली है। और इस पूरे तीनों क्रम के बैठकों की अगर बात बता दूं तो कहीं ना कहीं बूथ लेवल को मजबूत करने की कवायद की गई है। किस तरीके से बूथ लेवल को मजबूत करना है, किस तरीके से कार्यकर्ता और नेताओं में जोश भरना है, इसको लेकर के गुरु मंत्र दिया है सुनील बंसल ने। और साथ ही कुछ बातें सामने ये भी आई है कि अगर जैसे जिला पंचायत हुआ या फिर ब्लॉक प्रमुखी चुनाव हुआ, उसमें किस तरीके से जिलाध्यक्ष या जनप्रतिनिधियों को पूरी तरीके से छूट दी गई थी कि वो अपने किसी भी परिवार या किसी को भी खड़ा कर सकते हैं, उसको लेकर के ये कवायद देखने को भी मिली थी। इसको लेकर के जब वो बात चल रही थी तो उन्होंने कहा है कि देखिए, पार्टी शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगी कि कौन मैदान में होगा, लेकिन वो कोई भी हो सकता है। ऐसे में सभी को अपने आप को तैयार करना होगा, सभी को उस काबिल बनना होगा। और लेकिन अगर किसी और को मिलता है तो उसमें नाराजगी भी जाहिर नहीं करनी है, उसका सपोर्ट करना है। ये पार्टी का नेतृत्व फैसला करेगा कि चुनाव कौन लड़ता है, किसको पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है। तो इस तरह की तमाम बातों को लेकर के जोश भरने का काम किया है सुनील बंसल ने। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बूथ लेवल को मजबूत करने के लिए पूरी एक रूपरेखा तैयार की गई है, रणनीति बनाई गई है। तो ये कह सकते हैं कि मिशन 2022 को लेकर के पूरी तरीके से बीजेपी कमर कस चुकी है और एक रणनीति के तहत काम कर रही है और अलग अलग जिलों में जाकर के संगठन के जो आला कमान है वो पूरी तरीके से कार्यकर्ता और नेताओं और संगठन को मजबूत करने का काम परिवार के तमाम सदस्यों को साथ में लेकर चलना और उनमें भरोसा बनाए रखना। ऐसे में एक तरफ तो बूथ को मजबूत करने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां बयानबाजी को लेकर भी, गठबंधन को लेकर भी कवायद तेज होती हुई नजर आ रही। क्या लगता है कि पलड़ा किसका भारी होगा, किसकी तैयारी किस पर भारी पड़ सकती है? बिल्कुल रचना, सही सवाल आपने किया और ये सवाल हमने उनसे, वहाँ के जो क्षेत्रीय प्रभारी थे उनसे भी किया। तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया था कि देखिए, जो जितने भी अभी पार्टियां हैं या जितने भी मुख्य रूप से पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी एकजुटता में एकजुट तो पहले हों, क्योंकि एकजुट ही नहीं हो पा रहे हैं। वो उनके अंदर खुद बिखराव है और जो काम करेगा वही देश पे राज करेगा, ये जो नारा है। और जिस तरीके से लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व जा रहा है, जो सरकार की योजनाओं को लेकर पहुंच रहा है, सरकार की योजनाओं को लेकर के लोगों से बात कर रहा है, तो इस चीज़ को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने कुछ नहीं किया, लेकिन सरकार ने महज कुछ सालों में ही वो काम कर दिया है जो पिछले कई सालों तक नहीं हुआ है। तो ऐसे में यूपी की जो तस्वीर है वो बदली है। इसको लेकर के उन्होंने दावा किया है कि इस बार हम फिर से पूर्ण बहुमत से आएंगे और सारे पार्टियों को कहीं ना कहीं निस्तो नाबूद करने का काम करेंगे, पूरी तरीके से उनका कुनबा साफ करने की जो है इशारा किया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विपक्षी को लेकर के भी वो पूरी तरीके से रणनीति बनाए हुए हैं और निश्चित रूप से इस बार के चुनाव को लेकर के इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है कि चुनाव में ऐसा चमत्कार हो, इस तरह की जो है रणनीति के तहत काम हो कि कहीं ना कहीं विपक्षियों को पूरी तरीके से जो है धाराशाही कर देना है और वो किसी भी तरीके से किसी भी जिले में या किसी भी जगह पर उनके जो है उम्मीदवार न जीत पाए। इसको लेकर के पूरी ग्राउंड जीरो पे काम कर रही है बीजेपी और चाहे आईटी सेक्टर की बात हो। कि समय जो है वो बहुत कम बच गया है। ऐसे में जहां पर एक तरफ चूंकि इस पूरे चुनाव को बूथ लेवल के चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है, बूथ लेवल को अगर आप मजबूत करेंगे, वो कहते हैं कि नींव जब मजबूत होती है तो इबारत उस पर कभी नहीं रहती, मजबूती से खड़ी रहती है। चुनावों को जीतना है तो बूथ को मजबूत करना होगा। क्या विपक्षी इस बात को समझ पा रहे हैं?
बिल्कुल रचना, सही कहा आपने कि नींव मजबूत होगी तो हमारी बिल्डिंग अपने आप मजबूत होगी। तो शायद बीजेपी के जो फंडा है, जो बीजेपी की रणनीति है, वो इसी पे काम करती है कि अगर हम बूथ लेवल से अपने आप को मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे अपने प्रत्याशियों को जिताने में या फिर आगे के चुनाव को हम जीतने में आसानी हमें होगी। और निश्चित रूप से विपक्षियों को भी इस चीज़ों को समझना होगा। विपक्ष जो लगातार केवल बयानबाजी करता है, जो हवा में चलता है या फिर सरकार को घेरने की कोशिश करता है, इन चीज़ों से अलग हट करके अगर वो भी अपने बूथ लेवल पे काम करे, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करे, अपने संगठन को मजबूत करे, तो निश्चित रूप से शायद आने वाले चुनाव में उसके लिए भी आसानी होगी और बीजेपी के लिए भी कांटे की टक्कर होगी। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को इन सारी चीज़ों को समझना होगा और बीजेपी की रणनीति को भी समझना होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर जैसे सहयोगी बता रहे हैं कि तैयारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है। इन सबके बीच विपक्षी कहीं ना कहीं फिलहाल सिर्फ गठबंधन और एकजुटता में लगे हुए हैं, लेकिन समझने की आवश्यकता यहाँ पर यह है कि बूथ को मजबूत करने पर ही इस चुनाव में फतह हासिल हो पाएगी और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस कवायद में लग भी चुकी है। और अब खबर कानपुर से। यहां पर 7,800 करोड़ का घोटाला करने वाला हीरा कारोबारी उदय देसाई को कोर्ट से जमानत मिल गई है। उसके बेटे सुजय देसाई ने उस पर भी आरोप लगा था। उसने अपनी कंपनी फ्रास्ट इंटरनेशनल लिमिटेड में ट्रेडिंग और कमोडिटी के जरिए घाटे की कंपनी को मुनाफे में दिखाकर बैंक से लेटर ऑफ कम्युनिटी से इसकी लिमिट बढ़वा ली, जिसके बाद सभी कंपनियां एनपीए हो गई। सुजय देसाई बीमारी का बहाना करके कई बार अस्पताल में एडमिट भी हो चुका है। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए का घोटालेबाज कैसे अस्पताल में मौज कर रहा है। गंगा और सहायक नदी वरुणा उफान पर है। इसकी वजह से गंगा और वरुणा के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और कई परिवार पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। एसडीएम मनोज पाठक ने बताया कि बाढ़ के प्रकोप के कारण कई घरों के लोगों को जिला प्रशासन ने आश्रय में शिफ्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत कार्य के संदर्भ में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा से बातचीत की और उन्हें हर जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए। जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और जहाँ जहाँ भी वरुणा और गंगा के पानी से लोग प्रभावित हैं वहाँ बाढ़ चौकियाँ बनवाई गई है और वहाँ बाढ़ चौकी, जैसे मैं एक बाढ़ चौकी पर कोनिया क्षेत्र है जहाँ सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज है, यहाँ देखिए बाढ़ चौकी है। यहाँ लगभग 160 लोग यहाँ हैं और करीब 30-35 परिवार के लोगों का यहाँ खाना पीना और सुबह नाश्ता, दूध, बच्चों के लिए बिस्किट, केला सब उपलब्ध कराया जा रहा है। बनारस में जिस तरीके से गंगा और वरुणा अपने उफान पे हैं उसको देखते हुए एनडीआरएफ के संग एसडीआरएफ भी पूरी अपनी जो है चाक चौबंद व्यवस्था से है और एक एक जो घटनाक्रम है जो भी किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरी नज़र बनाई हुई है। हमारे संग देवेंद्र कुमार जी हैं, एनडीआरएफ के सेकंड इन कमांड हैं। आइए उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर एनडीआरएफ की तरफ से क्या व्यवस्थाएं। हाँ सर, एनडीआरएफ की तरफ से आप लोग की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से चौकन्ना लोगों को किया जा रहा है, किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है कि बाढ़ से बचा जाए? एनडीआरएफ प्रशासन के साथ मिलकर जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है कदम से कदम मिला के काम कर रहा है। प्रशासन की टीमें खुद जो डीएम सर हैं वो खुद वो घूम रहे हैं जगह जगह और जहाँ पर राहत सामग्री बांटनी है और जहाँ इवैक्यूएट करना है तो हम प्रशासन के साथ मदद करते हुए उन लोगों को इवैक्यूएट भी कर रहे हैं और रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ जहाँ पर दवाइयों की ज़रूरत है, जहाँ पर पानी की ज़रूरत है, वहाँ पर भी उनको पहुँचाया जा रहा है। सामने घाट वाला इलाके पे हमारी टीमें हैं, वरुणा कॉरिडोर में हमारी टीमें हैं, पूरे गंगा क्षेत्र में हमारी टीमें हैं और जहाँ जहाँ पर पानी भर रहा है धीरे धीरे वहाँ वहाँ हमारी टीमें लगी हुई हैं। पूरे यूपी में हमारी टीमें लगी हुई हैं। जैसे कि देखने में आया है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग स्नान कर रहे हैं, देखने आ रहे हैं, उसको देखते हुए एनडीआरएफ की तरफ से हिदायत दी जा रही है लोगों को या समझाया जा रहा है कि खतरा हो सकता है, ना जाएं? हाँ बिल्कुल, ये हमने प्रशासन को आग्रह किया है और प्रशासन ने भी इस काम पे काफ़ी मदद की है। प्रशासन राज्य जिले पुलिस के तहत मिलकर वहाँ वो अनाउंसमेंट करवा रही है कि वो ज़्यादा पानी में ना जाएं, खतरे में ना पड़ें, अन्यथा ये कभी भी कोई भी अचानक खतरा हो सकता है। तो प्रशासन जगह जगह मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है और आपका अनाउंसमेंट भी कर रहा है। जी हाँ, ये हमारे संग सेकंड कमांड एनडीआरएफ के थे
जिन्होंने बताया कि एनडीआरएफ पूरी चाक चौबंद व्यवस्था से है। लोगों को जागरूक किया जा रहा, आगाह किया जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ना जाएं, स्नान ना करें, और जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे एनडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू भी किया जा रहा है, लोगों को राहत सामग्री भी बांटी जा रही है, और साथ ही जो दवाइयाँ हैं जरूरी वो भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर चित्रकूट से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर चित्रकूट से आपको बता रहे हैं, जहां पर राजकीय हाई स्कूल के निर्माण का ये बड़ा मामला। बता दें कि भवन निर्माण की जांच में कई कमियां पाई गई हैं। डीएम की गठित टीम की जांच में ये खामियां पाई गई हैं। डीएम द्वारा टीम का गठन किया गया। स्कूल को गिराने के डीएम ने फिलहाल अब आदेश दे दिए हैं। संबंधित आरोपियों पर एफआईआर के आदेश भी दिए गए हैं। तो बड़ी कार्रवाई इस मामले में हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चित्रकूट से, जहां पर राजकीय हाई स्कूल के निर्माण का यह बड़ा मामला सामने आ रहा है। भवन निर्माण की जांच में कई कमियां पाई गई हैं। साथ ही डीएम की गठित टीम की जांच में भी खामियां मिली हैं। स्कूल को गिराने के डीएम ने इस पूरे मामले में आदेश दे दिए हैं। संबंधित आरोपियों पर एफआईआर के आदेश भी दिए गए हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।